वेलकम दोस्तों। आज हम लोग 10वीं क्लास के इतिहास के 5 नंबर पाठ अर्थव्यवस्था और आजीविका को पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो यह उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन होता है, फिर वितरण होता है और खपत होता है। तो इसकी एक सामाजिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। आजीविका किसे कहते हैं? तो कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करता है या जो काम करता है उसी को उसकी आजीविका कहा जाता है, या वृत्ति कहा जाता है, या रोजगार कहा जाता है। रोजगार को भी आजीविका कहा जाता है। औद्योगिकरण क्या है? तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। जब मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में किसी भी चीज का उत्पादन होता है तो उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। भारत में औद्योगिकरण के क्या कारण थे? तो भारत में औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता जो है वह आविष्कार की जननी है। मनुष्य की जितनी जितनी आवश्यकताएं बढ़ती है उसके आविष्कार हैं। तो आवश्यकता ने ही आविष्कार किया, जिसके कारण औद्योगिकरण की समस्या हुई, औद्योगिकरण हुआ जिसके कारण। दूसरा है नए नए मशीनों का आविष्कार। औद्योगिकरण ने नए नए मशीनों का आविष्कार किया, जैसे सेफ्टी लैंप हो गया, उसके बाद जो है सूत काटने वाला स्पिनिंग जेन हो गया, या फिर स्पिनिंग म्यूल हो गया, या फिर फ्लाइंग शटल हो गया, पावर लूम हो गया, या भाप इंजन से चलने वाला वाष्प इंजन हो गया। तो इस तरह के नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। कोयले एवं लोहे की प्रचुरता थी। कोयले और लोहे की अत्यधिक प्रचुरता के कारण औद्योगिकरण का विकास हुआ। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री यानी कारखाने खोले गए। उसके बाद सस्ते श्रम की उपलब्धता, श्रम जो था वह मजदूरी सस्ता था। और नेक्स्ट है विशाल औपनिवेशिक स्थिति। एक देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाते थे। तो आगे हम लोग जानते हैं 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। वाटर पावर से वह चलती थी। नेक्स्ट है 1770 में स्टैंडहिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी की आविष्कार की। और उसके बाद 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके कारण तेजी से जुलाहे काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। और 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम नामक करघा तैयार किया। देखिए, भारत में औद्योगिकरण के कारण बता दिया गया। औद्योगिकरण का कारण बहुत 7 कारण थे, जिसमें आवश्यकता आविष्कार की जननी, उसके बाद नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सस्ते श्रम की उपलब्धता, यातायात की सुविधा और विशाल औपनिवेशिक स्थिति, जिसके कारण जो है औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। तो देखिए, आवश्यकता के कारण ही औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। जो यानी बुनकर थे, बुनकर को धागे के अभाव में काफी समय तक बैठे रहना पड़ता था। और दूसरी तरफ जो सूत काटने वाले थे वह हमेशा व्यस्त नहीं रहते थे। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। एक बुनकर जो था वह 6 लोगों के बराबर 6 सूत काटने वाले लोगों के द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। अतः बुनकर जो है काम करके बैठा रहता था, लेकिन सूत काटने वाले जो है वह व्यस्त रहते थे। इसलिए जो है सूत काटने की मशीन बनाई गई, स्पिनिंग फ्रेम बनाई गई, उसके बाद जो है स्पिनिंग जेनी बनाई गई, फिर लंकाशायर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, उसके बाद जो है सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। तो इसका आविष्कार हुआ ताकि जो है एक व्यक्ति, एक जो है बुनकर जो है 6 लोगों के द्वारा सूत
काटे गए तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। इसे सूत जल्दी जल्दी काटा गया, जिसके कारण जुलाहे काम करने लगे और धागे की मांग बढ़ गई। एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा तैयार किया। तो इस तरह से जो है औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। 1750 ईस्वी के दशक से ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। कोयले के खानों में जो मजदूर काम करते हैं वो अपने पास सेफ्टी लैंप का उपयोग करते हैं। तो 1815 ईस्वी में सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया, यानी एक देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाने लगे। जैसे भारत को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बना लिया, उसी तरह हिंद चीन को फ्रांस ने भी अपना उपनिवेश बनाकर उसका आर्थिक शोषण करते थे। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई, कब हुई भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना, इसको जान लेते हैं। तो औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग बंद हो गए। औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वह बंद हो गए। लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देशी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई, जिसके कारण जो है भारत में उद्योग धंधे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली गई। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 ईस्वी में मुंबई में डाली गई। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि यह सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ पे और कब स्थापित की गई। तो 1851 ईस्वी में मुंबई में स्थापित की गई थी। 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ। 1895 तक सूती कपड़ों की मिलों की संख्या 39 हो गई। 1914 तक 1895 से लेकर 1914 तक भारत में सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 144 हो गई। अतः भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो रही थी। और उसमें क्या हुआ कि जो मजदूर थे, जो कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग थे, वे लोग सब जो है बेरोजगार हो गए और वे लोग भी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। 1970 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल हुकुमचंद ने स्थापित किया। जूट का मतलब होता है, भोजपुरी भाषा में पटुआ कहते हैं, इसको पटसन भी कहा जाता है। 1970 में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना की। यहाँ पे स्टील होगा। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। कोयला उद्योग का आरंभ 1814 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से जो है यहाँ पे लौह उद्योग की भी स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह उद्योग ने काफी प्रगति की है भारत में। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति रूस, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। अभी भारत में कुल मिलाकर 7 स्टील प्लांट है। इसको याद रखिएगा, भारत में कुल 7 स्टील प्लांट है, जिसमें जो है हीरापुर, जमशेदपुर, भद्रावती, राउरकेला और उसके बाद भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो है। औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा? तो औद्योगिकरण का प्रभाव यह पड़ा कि नगरों का विकास हुआ, यानी जो कस्बा था या जो गांव था वह धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ। उसके बाद कुटीर उद्योगों का तब पतन हो गया। जो छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, उसका पतन हो गया। साम्राज्यवाद का विकास हुआ, यानी जो देश था वह अपने साम्राज्य को बढ़ाते चले गए, जिसमें औपनिवेशवाद का विकास हुआ। उसके बाद समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ। समाज में वर्ग विभाजन हुआ और एक नया वर्ग का उदय हुआ, बुर्जुआ वर्ग। तो समाज में 3 तरह के वर्ग थे। एक थे मजदूर वर्ग, दूसरा बुर्जुआ वर्ग। जो मीडियम कैटेगरी के वर्ग थे वह बुर्जुआ वर्ग थे और इन्होंने ही भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो मिडिल क्लास फैमिली थी वह बुर्जुआ वर्ग थी और तीसरा वर्ग जो था वह पूंजीपति वर्ग था। तो साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाना।
तो जिस देश में औद्योगिकरण ज्यादा होती थी वह देश अपने साम्राज्य को, अपने देश को ज्यादा बढ़ा रहा था, तो उसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है। उसके बाद फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ और स्लम पद्धति की शुरुआत हुई। स्लम का मतलब होता है झोपड़पट्टी। तो झोपड़पट्टी की शुरुआत शहरों में हुई। औद्योगिकरण का यही प्रभाव हुआ, यानी इसका यही परिणाम निकला। औद्योगिकरण का यह रिजल्ट है, यही रिजल्ट निकला। मजदूरों की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। मजदूरों से 16 से लेकर 18 घंटे काम कराए जाते थे। औद्योगिकरण ने मजदूरों को शोषण किया। महिलाओं और बच्चों से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। कारखानों ने मजदूरों को बेरोजगार बना दिया, यानी जो कुटीर उद्योग में काम करते थे वे सभी कोई बेरोजगार हो गए। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया कि उसके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को खरीदने के लिए भी धन नहीं था। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख किया। मजदूर इतना बेसहारा हो गए थे, उन्हें इतना बेरोजगार वे लोग हो गए थे कि जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्रियों में मिल भी गई उनका जीवन कष्टमय हो जाता था। अतः मजदूरों ने क्या कर दिया, और बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू कर देते थे और वे मशीनों को तोड़ने लगते थे। यूरोप में ऊन काटने वाली जो महिला थी वह भी मशीनों पर प्रहार किया गया। कई जगह पर तो मशीनों को चौराहे पर लाकर उसमें आग लगा दी जाती थी। इतना मजदूरों पर यानी एक गहरा आघात पड़ा हुआ था। तो भारत में मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए ताकि भारत में मजदूरों की स्थिति सुधरे। उसके लिए 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम का घंटा तय कर दिया गया तथा महिलाओं के भी काम के घंटे तय किए गए तथा मजदूरी को भी निश्चित किया गया। इस तरह से मजदूरों को कुछ सुविधाएं वह दी गई। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा उनकी मजदूरी को सुधारने का प्रयास भी किया गया। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योगों में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। चूंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था, इसलिए आजादी के बाद भारत सरकार ने उद्योग में जो मजदूर लगे थे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छे कदम उठाए गए हैं। अब हम लोग जानेंगे कुटीर उद्योग का महत्व एवं उसकी उपयोगिता। तो यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत में कुटीर उद्योग को काफी क्षति पहुंचाई, जिसके कारण मजदूर झुंडों में होकर चलने लगे जो बेरोजगार थे और वे वह आग लगा देते थे। फैक्ट्रियों में, मशीनों में आग लगाकर उसका काफी अधिक विरोध करते थे क्योंकि उनकी आजीविका काफी अधिक प्रभावित हुई थी। मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, परंतु इस विषम एवं विपरीत परिस्थिति में भी गाँवों एवं कस्बों में यह उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा तथा जनसाधारण को लाभ पहुंचाता रहा। इतना औद्योगिकरण हो जाने के बाद भी भारत में गांवों और कस्बों में यह उद्योग फूलता फलता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम इस उद्योग की अग्रणी भूमिका रही। अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योगों ने सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके से फायदेमंद होते हैं।
ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग भारत में हाथों से बनी हुई वस्तुओं को ज्यादा तरजीह देते थे, जिसके कारण भारत में औद्योगिकरण प्रभावित हुआ लेकिन कम प्रभावित हुआ। ब्रिटेन के जो उच्च वर्ग के लोग थे वह भारत में हाथों से बनी हुई वस्तुओं को ज्यादा प्रेफर करते थे। हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तसर, सिल्क, बनारसी और बालूचेरी साड़ियां तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां एवं मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक थी। मशीनों द्वारा इसकी नकल नहीं की जा सकती थी और विशेष बात यह थी कि इस पर अकाल और बेरोजगारी का भी असर नहीं होता था, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों में उपयोग में लाई जाती थी, जिसके कारण इस कुटीर उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस कुटीर उद्योग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह हाथ से ही बनाई जा सकते थे और यह विदेशों में उच्च वर्ग के लोग ही इसको पहना करते थे। सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन हुआ। भारत सरकार ने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन किया। 6 अप्रैल 1948 ईस्वी की औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। सन 1952-53 ईस्वी में पांच बोर्ड बनाए गए। हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा और ग्रामीण उद्योग हेतु। सन 1956 एवं 1977 ईस्वी के औद्योगिक नीति में इनके प्रोत्साहन की बात कही गई। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 ईस्वी को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई और लघु उद्योगों की सीमा भी बढ़ाई गई, जिसके कारण लघु उद्योग फलने फूलने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और अधिक इन्हें प्रोत्साहन दिया गया लघु उद्योगों का। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी। भारत में कुटीर उद्योग और औद्योगिकरण की प्रक्रिया दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिकरण ने, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1950 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान से वंचित हो गया। सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन 1950 ईस्वी तक वह नंबर 1 था, लेकिन 1950 ईस्वी के बाद यह नंबर 1 से वंचित हो गया और इसके स्थान पर अमेरिका और जर्मनी जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि में ब्रिटेन से काफी आगे निकल गए। तो इस तरह भारत में जो है कुटीर उद्योगों के महत्व को जाने, जिसमें जो है केवल हाथ से बनी हुई वस्तुओं को, हाथ से बनी हुई कपड़ों को ब्रिटेन के उच्च वर्ग लोगों के द्वारा पहना जाता था, जिसके कारण उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बाकी कुटीर उद्योगों पर जो है भारत में असर पड़ा, जिसके कारण मजदूरों ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और औद्योगिकरण की शुरुआत जहां इंग्लैंड हुई थी 1950 ईस्वी तक नंबर 1 पर था, लेकिन उसके बाद अब अमेरिका और जर्मनी जैसे देश जो है यह क्या ब्रिटेन को पीछे कर दिए हैं और यहाँ पे औद्योगिकरण के विकास काफी तेजी से हो रहा है। तो ये था अर्थव्यवस्था और आजीविका पाठ का वीडियो। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।